वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी के इस एग्जाम शिविर स्कूल चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम सेट पढ़ रहे थे, आज सेट का हम वाइंड अप करेंगे। सेट चैप्टर का बहुत काफ़ी 8-9 लेक्चर हो गए, आज शायद 10वां लेक्चर है। ठीक है, 9 लेक्चर प्रीवियस हो चुके हैं, 10 लेक्चर है। इसमें मैं कुछ और आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वेन डायग्राम के भी बारे में मैं बताया था, आज थोड़ा वेन डायग्राम से भी रिलेटेड कुछ सीखेंगे। अगर कुछ उसमें भी कुछ रह जाता है तो नेक्स्ट सेशन में भी देख के सेट को कंप्लीट, मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी आने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खासकर मैथमेटिक्स में आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। वैसे भी किसी चीज़ में परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों? चलिए एक बार बैकग्राउंड में चलते हैं, फिर सीखते हैं क्या पढ़ा था हमने। देखो बच्चों, क्या पढ़ा था हमने? एक पढ़ा था हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, सेट पढ़ा था। और दूसरा डी मॉर्गन लॉ पढ़ा, डी मॉर्गन। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट से ही रिलेटेड था। डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? अगर ए यूनियन बी का इंटरसेक्स यूनियन बी का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम करें, ठीक है, ए यूनियन बी अगर सेट बने, इसका हम कॉम्प्लीमेंट में लें विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, तो आपने क्या पढ़ा था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा था। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था आपने बच्चों इसी डी मॉर्गन लॉ में? ए इंटरसेक्शन बी का हम कॉम्प्लीमेंट लें तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपने पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाया भी था। अब थोड़ा सा कुछ बातों को और समझते हैं। ठीक है, वन बाई वन इन कॉन्सेप्ट के कंटिन्यूएशन में कुछ और हम समझते हैं। है नहीं ये सब, हालांकि कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं है, बस वो उससे रिलेटेड होता है, वो आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चीज़ें वही हैं। जैसे आपने ये पढ़ा था यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट में, सेट को अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है रेक्टेंगल में करते हैं। यूनिवर्सल सेट को उसके सबसेट को सर्किल में बनाते हैं। हमने क्या देखा था इसमें? ये सबके लिए सिंगल, मतलब इसके अंदर कहने का मतलब है इनफाइनाइट सेट बन सकते हैं, इनफाइनाइट सबसेट बन सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ए का मतलब ए खुद सबसेट होगा जाहिर, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो बचा हुआ पार्ट जो हुआ, ध्यान से समझो, जैसे बचा हुआ पार्ट का मतलब ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ। यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। ये पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ए डैश बोलेंगे। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इसको छोड़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने कॉम्प्लीमेंट में आपको सिखाया था, अगर ये ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आने चाहिए जो इसमें ना हो, तो जाहिर सी बात है जो बचेंगे वो ए डैश होंगे। यहां पर समझते हैं, ये आपके थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, फिर हम ऐसा बोलते हैं अगर कि कोई सेट बी है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये बी है, तो बी डैश बच्चों क्या बोलेंगे? बी डैश को, बी डैश, बी डैश को ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का मतलब मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कलर कर दे रहा हूँ। चलो ये हो गया, बी डैश हो गया, डैश बी डैश। ठीक है, अब मैं इसको एक साथ कंबाइन करूं, अगर एक बात की बात करूं मैं, एक साथ मैं इसको कंबाइन करूं। ठीक है, बस ध्यान देना छोटी छोटी चीजें को, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। दिमाग को, मैथमेटिक्स में थोड़ा ब्रेन को कंसंट्रेट करके पढ़ा जाता है, समझा जाता है। मैं बोलूं ये ए है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड था म्यूचुअली, मैं लिख दे रहा हूं, म्यूचुअली
इंक्लूसिव, और एक वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या मतलब हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब छोड़ देना। जैसे देखो, दो सेट है, ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसमें ये वर्ड मैं यूज करूंगा इसलिए मैं बता दे रहा हूं, एक सेट बी, ठीक है। अगर ये मैं बोलूं कि ये दोनों सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव, तो मतलब क्या हुआ? ए के एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट होंगे, बी के एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और अगर मैं यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट में बोलूं तो कहने का मतलब क्या है, ये यू है, ए के एलिमेंट जो है वो बी में नहीं है, बी के एलिमेंट ए में नहीं है, लेकिन ये तो सबसेट है, क्योंकि यूनिवर्सल तो जाहिर सी बात है सुपर सेट है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो सबसेट होगा, ये भी सबसेट है। अगर उस पर भी समझ नहीं आता, सोचो ए के एलिमेंट अगर इसमें एक और दो होगा, इसमें एक और दो नहीं होगा, तीन और चार होगा, ये तो पूरे में एक दो तीन चार है ही, इतना तो आप समझ रहे हो। तो ये बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो दूसरे शब्द में बोलते हैं कि ये म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट है, म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसी का एक नाम है, कुछ नहीं, रट्टा कुछ नहीं मारना है, मेमोराइज नहीं करना है, चीजों को समझना है। इसी को बोलते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ज्वाइंट हुआ नहीं, डिसजॉइंट, ज्वाइंट का अपोजिट डिसजॉइंट, जो जुड़ा नहीं है, ठीक है। अगर इसी में मैं बोलूं कोई सेट ए है, ठीक है, और कोई सेट बी है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इनक्लूसिव है। इनक्लूसिव का मतलब ए के एलिमेंट हो सकता है बी में हो या बी के एलिमेंट हो, मतलब कुल मिलाकर ए और बी के एलिमेंट में अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो ए और बी के एलिमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन को ऐसे लिख देंगे। ये रीजन क्या बता रहा है कि ये रीजन बता रहा है कि ये पार्ट इसमें भी, ये पार्ट इसमें भी है, इसलिए इसको इस रीजन में दिखा दी, तो इसको बोलेंगे कि ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ। तो ये म्यूचुअली ज्वाइंट सेट, जाहिर सी बात है। दो म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ, मैं हूं, मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी एक फ्रेंड है, अगर तीसरे वाले फ्रेंड से मेरा भी अच्छा रिलेशन है और दूसरे वाले से भी अच्छा है, तो हम तीनों म्यूचुअल फ्रेंड हैं, हम तीनों फ्रेंड हैं, या हम पहले दूसरे से वो म्यूचुअल है, तीसरा मेरे से म्यूचुअल है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, समझो, मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं थिंकिंग मिल रही है। उसी तरह इसमें एलिमेंट के टर्म में हम बात कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब यहां से हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव हो गया, अब यहां से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या देखो, मैं बोलूं ये ए है, ठीक है, अब समझो अगर वो म्यूचुअली इंक्लूसिव बोल दिया तो जाहिर सी बात है ओवरलैप, एक्सक्लूसिव बोल दिया तो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव माने एक दूसरे के कुछ एलिमेंट कॉमन है, ये बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, और ये यूनिवर्सल सेट है यू। अब मैं बोलूं बच्चों कि ए डैश बताओ, मैं कलर चेंज करके बताऊंगा, क्योंकि आप समझो ए है, ये पूरा ए है, तो यूनिवर्सल सेट तो पूरा है, ये पूरा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से भरा हुआ। मतलब देखो, मैं बोलूं अगर इसमें एक और दो है, ठीक है, और यहां पर तीन, दोनों में चार और पांच है, 7 8 9 10 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट होंगे। ए में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 होंगे, बी में कितने एलिमेंट है, 3 4 5 होंगे, और यू में कितने एलिमेंट होंगे, सब होंगे, ठीक है। अब ऐसे समझो, अब मैं बोलूं आपसे कि ए डैश बताओ, ठीक है, मैं आपसे क्या बोलूं, ए डैश बताओ, तो जाहिर सी बात है जैसे ही आपसे मैं ए डैश बोलूं, ए डैश का क्या आपको नहीं दिख रहा है ना इस कलर से, ठीक है, इस कलर से, हाँ चलो दिख रहा है। जैसे ही मैं ए डैश बोलूंगा कि आप ए डैश बताओ, तो जाहिर सी बात है ए को छोड़ के जितना पार्ट बचा वो ए डैश है, तो मतलब ये पूरा पार्ट, ये अब ए को छोड़कर यहां तक ए है, मतलब ए भी आ जाए, ए डैश, ठीक है।
ये देखो सब आ जाए, ये ए डैश, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों बी डैश बताओ, ठीक है। अब इसके ऊपर से करते बी डैश का मतलब बी के छोड़कर सब, तो बी को इतना छोड़ दो बी डैश हो जाएगा। बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, समझो, सब पार्ट, सब पार्ट, सब पार्ट बी को छोड़कर, तो मैंने ये वाला भी पार्ट आ जाएगा, आ जाएगा, ये वाला ब्लैक के ऊपर व्हाइट है, ठीक है। अब बताओ आ गया। ए डैश का मतलब ब्लैक वाला इसको भी लेके, बी डैश का मतलब ये छोड़ के ये लेके, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे से बोलूं कि ए डैश यूनियन बी डैश करो, ए डैश यूनियन बी डैश करो, तो क्या आएगा बताओ, समझो। ए डैश का मतलब क्या, समझो मेरी बात, ए डैश का मतलब क्या, ये जितने भी ब्लैक पार्ट हो गए ए डैश इसको भी लेकर, मतलब इतना छोड़ के यहां तक, ठीक है। ये आ गया। बी डैश का क्या मतलब हुआ, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के ये वाला भी पार्ट ले रहे हो, ठीक है। अब मतलब ध्यान से समझो, अगर मैं ए डैश यूनियन बी डैश करूं तो क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश करूं तो सोचो ध्यान से क्या होगा, आप कुछ सोच पा रहे हो। मैं इस डायग्राम को यहां से बना दे रहा हूं फिर से, कुछ सीखने की बातें हैं जो आपको थोड़ा सा सीखो। सेम चीज है, ये आ गया ए आ गया बी, ए आ गया ए डैश, ए आ गया बी डैश, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो क्या समझ में आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए पार्ट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये पार्ट। तो क्या समझ में आया आपको, अगर मैं ए डैश यूनियन बी डैश करूं तो अब मैं इसी चीज को, जो पार्ट छूट जा रहा है मैं उसको दिखाता हूं। देखो फिर से देखो, ये पूरा है ए डैश का मतलब इसको छोड़ के ये ब्लैक वाला, ठीक है। बी डैश का मतलब ये पूरा है, ये पूरा है, ये मतलब कि बी है, बी डैश का मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि ए डैश यूनियन बी डैश निकालो, तो देखो क्या पार्ट होगा, मैं इसको कलर कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। यूनियन कर रहे हो आप, समझ रहे हो आप, यूनियन कर रहे हो, तो क्या होगा, अब मैं पूरा कलर कर दे रहा हूं येलो से। देखो पहली बात तो यूनियन कर रहे हो, ठीक है, यूनियन कर रहे हो, ए डैश, ठीक है, ए डैश, ये छूट गया, ए डैश का मतलब इसको छोड़ के ये पूरा, बी डैश का मतलब ये छूट गया और इसको छोड़ के क्या करना है, ये वाला पूरा। समझ पा रहे हो आप, मतलब ए डैश बोलूं तो ए बी वाला पार्ट आ रहा है, ए बी वाला पार्ट आ रहा है, बी डैश बोलूं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं। इसको तो छोड़ के ये वाला पार्ट लिखोगे, जब यूनियन करते हैं तो सब चीजें एक साथ ले लेते हैं, मतलब एक्सक्लूड क्या हुआ, क्या छूट गया, मैं इसको अलग कलर से बना रहा हूं, ये वाला पोर्शन छूट गया, ये वाला रेड से, क्या पता आपको, हाँ दिखे, हाँ ठीक है, ये वाला पोर्शन छूट, लिखना चाहो तो लिख लो, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, लिखना चाहो तो अब लिख लो, ठीक है। एक सेकंड, इधर आ रहा है, लिखना चाहो लिख लो।
चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई आ गया था बच्चा? चलिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक कॉन्सेप्ट से और मैं अब डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या ये ऐसा हो रहा है। मैंने क्या बताया था बच्चों, डी मॉर्गन लॉ में आपसे ए, थोड़ा समझना पड़ता, हर चीज को समझो। ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम ए ले लें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या बताया था मैंने, ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसको अगर मैं उससे समझाऊंगा आपको, देखो एक ए है और एक बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, यही हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हुआ। ये वाला हिस्सा क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ बच्चों, जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ और जैसे ही मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो जाहिर सी बात है ना, इसको छोड़ के सब, तो वही हुआ कि नहीं, वही चीज बता रहा हूं कि ए डैश यूनियन बी डैश का क्या मतलब हुआ, इसको छोड़ के सब, तो सब का मतलब क्या, इस कलर से चेंज कर दे रहा हूं, ये सब। तो वही चीज मैंने दिखाया, ये पूरा हो जाएगा, रेड वाला छूट जाए। ठीक है, आई होप आप समझ। मैं बस यहाँ पर आपको कुछ सिखा रहा था, वेन डायग्राम। इससे क्या होता है, वेन डायग्राम आपको हर चीज को विजुलाइज दिखाता है। जो चीज आप सोच रहे थे अब तक कॉर्डिनल नंबर में, एलिमेंट के टर्म में, वही चीज आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, लिखना चाहो तो लिख लो। चलो एक चीज और, डी मॉर्गन लॉ से हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। मैंने क्या बोला था, ए यूनियन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एक ये था। अब थोड़ा इसको समझते हैं। मैं अगर बोलूं ए म्यूचुअली इंक्लूसिव, मैंने कुछ ना कुछ संबंध है, यूनियन करूं तो क्या होगा, जो कॉमन होंगे ओवरलैप हो गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया टोटल ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले बच्चों, तो बताओ ये वाला बचा हुआ पोर्शन होगा कि नहीं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले। मतलब मैं इसको ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ, समझो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ए यूनियन बी इतना ही है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू में, तो यही वाला पार्ट होगा, ये वाला। ठीक है, अब चाहो तो इससे भी समझ सकते हो, ये हो गया डायरेक्ट समझाने का तरीका, और ये हो गया इससे। कैसे समझोगे आप, बस कुछ चीजें को आप जानो, फिर ये सब चीज का ब्रेन आपका डेवलप करेगा। ए, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए इन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने कर लिया, अलग अलग कलर से करते हैं। ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट मैं ले लेता हूं ए डैश, तो जाहिर सी बात है इसका पार्ट छोड़ के ये भी तो आएगा उसमें, बच्चा आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, चलो बी डैश ले लेता हूं, बी, ये बी है, इसका बी डैश, बी डैश मैंने इतना छोड़ के तो ये आ जाएगा। अब ऐसे अलग अलग कलर में ये। अब बताओ, अब कुछ दिख रहा है, खुद मैं इसीलिए दो कलर कर दिया। कॉमन क्या दिख रहा है, जब मैंने ए डैश लिया तो ये वाला ही पार्ट आया, साथ में साथ सब कुछ इंक्लूड हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट आया, साथ में साथ ये वाला आ गया। जब मैंने बी डैश लिया तो क्या आया, ये वाला पार्ट आया और ये भी आया। तो कॉमन क्या क्या आया बच्चों, कॉमन तो सिर्फ इतना ही वाला टर्म आया, ये तो छूट गया ना। कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में जो चीजें कॉमन होती हैं, तो यही तो आया, तो वही चीज तो है। फिर ये वाला बाहरी बाहरी, ठीक है। अब जब मैंने ये किया था क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आया था, ए डैश यूनियन बी डैश, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा छोड़ के सब कॉमन हो गया। आपको पता है, अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले, वीडियो को अब देख लेना रिमाइंड करके, ठीक है। आई होप समझ रहे हो। चलो एक दो कॉन्सेप्ट और समझते हैं, लिखना चाहो तो अब लिख लो।
इसमें न्यूमेरिकल भी है। जैसे बच्चों मैं ये बोलूं ए यूनियन ए डैश, मतलब अब डायग्रामेटिक कैसे समझोगे, इसका मतलब अगर ये U है और अगर मैं ये करूं तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश का मतलब ये पूरा, तो ए यूनियन ए के साथ में यूनियन कर रहा हूं ए डैश का मतलब टोटल क्या आ जाएगा बच्चा, यू तो आएगा। आई होप आप समझ रहे हो, देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो इसी साथ साथ दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लो। अब मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन ए डैश, समझो इस डायग्राम से, हर चीज डायग्राम समझना है। ये यू हो गया, ये ए हो गया, ये डैश हो गया। तो अब एक बात बताओ, ये ए है और ये डैश है, तो क्या इसमें कोई कॉमन मिल रहा है? ये पार्ट हो गया पूरा ए डैश और ये पार्ट हो गया ए, क्या इसमें कोई कॉमन है? नहीं है। तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज फाई। फाई को और एक रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका बच्चा, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, चलो ये हो गया। एक मैंने आपको लॉ पढ़ाया था, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, कैसे, ए डैश बराबर ए, मैंने बताया, एक रूल ए लिख लो, डायग्राम से भी समझ लो। ये ए हो गया, ए डैश ए हो गया, तो जब मैं इसी का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये छूट जाएगा, बचेगा क्या, ये, तो ये आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं, डबल कॉम्प्लीमेंट। चलो अब मैं बोलूं फाई, देखो बच्चों फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो ऐसे दिखाएंगे। तो जब मैं बोलूं फाई डैश, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो अगर मैं ऐसे बता दूं, वेन डायग्राम से फाई को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक पॉइंट दिखा सकते हो, जबकि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाई डैश में करूं जिसमें एलिमेंट ही नहीं है और यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट हैं, तो अब फाई डैश का मतलब क्या हुआ, फाई डैश का मतलब हुआ u माइनस फाई, u के वो एलिमेंट जो फाई में ना हो, यही तो हुआ कॉम्प्लीमेंट का मतलब। फाई का मतलब क्या, u के वो एलिमेंट जो फाई में ना हो, तो फाई में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो पूरा u आ जाएगा, टोटल u आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो फाई का कॉम्प्लीमेंट u ले लें, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो बच्चों। उसी तरह इसी जगह सीख लो वेन डायग्राम से, अगर मैं कहूं u डैश का मतलब ये टोटल u है, u का वो एलिमेंट जो u में ना हो, है, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको समझाया था। अब चलिए इस पे न्यूमेरिकल लगा के वेन डायग्राम का एक्चुअल एप्लीकेशन समझते हैं। एक्चुअली बच्चों वेन डायग्राम का एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी में मिलता है, प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, आपके चैप्टर में है, 11th में लास्ट चैप्टर में है, 12th में भी थोड़ा सा उसका है एप्लीकेशन है, तो आपको बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली वेन डायग्राम का जो एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी में होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ने में हमें चीज़ों को हम इमेजिनेशन कर लेते और हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वहां पर वेन डायग्राम का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, एक मिनट, चलिए वही था जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझाया। ठीक है बच्चों, चलो ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताओ ए यूनियन बी का ये लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो आप ऐसे बनाओगे, ए होगा, यूनियन है, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट उसमें है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये दिखाने के लिए बस रिप्रेजेंटेशन है, ये बता रहा है
कि अगर म्यूचुअल इंक्लूसिव है तो ओवरलैप करेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है तो ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन अब एक ही बात को दो बार ऐसे लिखना पड़ता है अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो, लेकिन ये ट्रेडिशन मान के लगाया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे भी लगा सकते हो लेकिन बार बार लिखना पड़ेगा कि ओवरलैप कर, फिर नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ऐसे डायग्राम होगा। अंडरस्टूड है, होगा तो ऐसे होगा, नहीं होगा तो ऐसे होगा, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड मान के लगाते हैं। चलिए अब क्या करते हैं क्वेश्चन, मैंने बताया ये हो गया ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ए वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। अब यहां से एक एक 1 by 1 सीख लो। ए वाला पार्ट हुआ, ठीक है, ये वाला। इस क्वेश्चन का सेम चीज ए हो गया, ए हो गया, ए डैश क्या होगा बच्चा, ए वाला पार्ट होगा, ये बी भी आ जाएगा। अब बी जो है बी, ये बी है ए वाला, बी डैश क्या होगा, ये वाला पार्ट है, बी डैश ए वाला पार्ट है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन करते हैं, ए वाले में तो ए पार्ट आ गया, बी वाले में पार्ट आ गया, लेकिन कॉमन है दोनों तो है नहीं, तो बस क्या होगा, सेम डिमॉर्गन से, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलिए फिर क्या है तीसरा, ए बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसी डायग्राम से ए हो गया बी हो गया। अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन में आएगा, तो अगर मैं, हाँ अगर मैं इसको क्या बोलेंगे बच्चा, ये इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पूरा ये वाला पार्ट, देखो क्या लेंगे, कौन सा पार्ट, ये आपकी समझ को डेवलप करता है कि अब तक मैंने क्या पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा, ठीक है। सिर्फ ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, लीव इट, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं, ठीक है, इसको नहीं करें, ठीक है। सिर्फ ये वाला, ये और ये सब पार्ट, ये वाला, ठीक है। उसी तरह सेम चीज आएगा, देखो सॉल्व कर लो। ए डैश का मतलब ए डैश ए, बी डैश का मतलब ए, ठीक है। ए हो गया, ए डैश का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, बी डैश का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जब आप यूनियन करोगे तो जाहिर सी बात है सब आ जाएगा, इतना छूट जाएगा, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये छोड़ के ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका है डिमॉर्गन लॉ का एक्सपेंशन, ये इसका डिमॉर्गन लॉ का एक्सपेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट, हाँ देखो बच्चों क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेट, स्केलर, इक्विलेटरल, ठीक है, आपने पढ़ा है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। कहने का क्या मतलब है बच्चों, समझो कि इसमें सभी ट्रायंगल हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या है, यूनिवर्सल सेट में सभी ट्रायंगल हैं, और ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है, कम से कम एक, ज्यादा सभी, तो माना एक एंगल 60 वाला तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब ए डैश निकालना होगा, तो इस वाले में तो 60 वाला है, इस वाले में 60 वाला नहीं है, तो ए डैश क्या होगा, द ट्रायंगल विच एंगल इज 60 डिग्री, माने इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला आंसर होगा, ठीक है। क्या लिखना चाहो तो लिख लो बच्चों।
ठीक है, चल अब क्या है नेक्स्ट, आई होप लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ चलिए ठीक है, देखो बच्चों क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग्स ए ट्रू स्टेटमेंट। अभी मैंने पढ़ाया ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, डायग्राम से भी मैंने समझाया आपको, अभी यहां से भी देख लो, ए डैश इसका यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। फाई डैश मतलब, फाई का मतलब कुछ नहीं, फाई और फाई डैश का मतलब क्या हो जाएगा, सोचो फाई डैश का क्या मतलब होगा, यहां से देखो, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना, हर चीजों को तोड़ मरोड़ के समझा जाता है। फाई डैश का क्या मतलब हुआ, फाई डैश का मतलब हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट, और इसी में ए सेट दिया है, इसका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। फाई देखो, फाई का मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं है, और फाई डैश का मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट, उसका उल्टा, अगर किसी में एलिमेंट नहीं है तो होगा क्या, दूसरे वाले में उसके अंदर एलिमेंट होगा, तो मतलब फाई डैश का मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट, उसमें से समझो। अब ऐसे समझो, फाई में तो कुछ नहीं है, जब कुछ है नहीं, अब फाई मैंने भी बताया था ना, फाई डैश का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल, जैसे यूनिवर्सल का मतलब फाई, तो फाई डैश का मतलब यूनिवर्सल, तो क्या आएगा, ये तो यूनिवर्सल है और ए है, तो यूनिवर्सल के अंदर भी ए होगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, बताओ, ए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। तीसरा क्या है, ये इंटरसेक्शन ए डैश, फिर यहां से ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए है और ए डैश है, तो क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो यहां पर होएगा फाई, समझो। यू डैश, यू का मतलब हो गया फाई, फाई में का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, कुछ मिलेगा कॉमन, फाई, बस दैट इज योर आंसर। अब लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, चलिए चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, फिर करते हैं। और कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ये, अब ये सेट का चैप्टर खत्म हो गया है। हो सकता है मैं कल एक सेशन लेकर सेट के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं आपको उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में बताया गया है, 10+2 में, 10+1 में, ठीक है, 11th में, 12th में, मैं आपको सब समझाऊंगा। देखो कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बच्चों, फिर आगे, ठीक है। देखो मैं आपसे कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे ये कोई सेट है, ए है, और ये कोई सेट बी है, ए है और ये बी है, ठीक है, ए है और बी, ठीक है, यहां से भी समझो, बोलूं ये सेट ए है, इसको मैं बाहर रख दिया, और ये सेट बी है, ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए के, ए और बी में वो एलिमेंट जो कॉमन है, चलो इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बना दिया, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बताओ बच्चों ये क्या है, ये हो गया ए माइनस बी, मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, मतलब ओनली ए, इसको अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ओनली ए, केवल ए, ये ओनली ए है, और ये बताओ बी माइनस ए, ठीक है, इसको अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ओनली बी। इसको क्या, ये देखो क्या है, ए हो गया सेट बी, इसमें ओनली ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेट ए, सेट बी, इसको क्या बोलेंगे, ओनली सेट ए, ओनली सेट बी, ये वाला, और ये बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये ए और बी में जो कॉमन है, तो इसको ये बोल सकते हैं ओनली ए इंटरसेक्शन, केवल ए और बी में कॉमन वाले एलिमेंट, ना ही इसमें ना इसमें, दोनों में कॉमन है, ठीक है, सिंगल में किसी में कॉमन है, समझ गए। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से कुछ चीजें सीखो, कि मैं अगर आपसे कहूं ए माइनस बी का सेट एक है, ठीक है, और बी माइनस ए का एक सेट है, और ए इंटरसेक्शन बी का एक सेट है, क्या आप सोच के बता सकते हो
कि अगर ये तीनों में से, इन तीनों सेट में से a माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों सेट में से अगर मैं किसी दो को रिफरेंस लेकर इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो डिसजॉइंट सेट होंगे। जैसे देखो a माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट, समझो हर चीज जानना जरूरी है, एक एक चीज को समझो। a माइनस बी का मतलब सिर्फ a वाला पार्ट, इसके साथ मैं b माइनस ए मतलब सिर्फ a वाला पार्ट का इंटरसेक्शन करूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ठीक, इसका मैं इंटरसेक्शन करूं तो क्या आपको कॉमन दिख रहा है? ये तो ये हो गया, ये कॉमन तो कुछ नहीं आएगा। चलो अगर मैं बोलूं ए बी माइनस ए लिखो और इसका इंटरसेक्शन करूं ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, मैं इंटरसेक्शन करूं बी माइनस ए वाला पार्ट है, इसका इंटरसेक्शन के साथ फिर इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, क्या कोई कॉमन है? तो आप बोलोगे सर फाई, यहां भी फाई है यहां भी फाई, मतलब कुछ कॉमन नहीं है। या फिर मैं इसको ले लूं ए माइनस बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर नहीं, ये भी क्या है, फाई, ठीक है, ये अलग है ये अलग, ठीक है, ये मैं अलग बताया ये अलग है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं। तो कहने का क्या मतलब, ए माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। एनी टू दोनों में से, तीनों में से कोई दो आप लेकर अगर इंटरसेक्शन निकालोगे आप तो हमेशा डिसजॉइंट सेट मिलेगा, वेन डायग्राम के टर्म में भी चाहे एलिमेंट के टर्म में। ये ट्रूथ, एक फैक्ट, ठीक है। चलो कुछ कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, इस पे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी ले आऊंगा। देखो मैं क्या बोलूं बच्चों, ये सेट ए है और ये सेट बी, ए है ये बी है, ठीक है, और ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अब मैं बोलूं क्या, मैंने आपसे बताया था एक चीज, जैसे कोई सेट मान लो इंटीजर का सेट आई है, आई बराबर मैं लिखता हूं 1 2, ठीक है। मैं बोल दूं अगर 1 से लेकर 5 तक का एन आई का मतलब आई सेट में कितने एलिमेंट है, एन बता रहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटीजर सेट, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे 1 से लेकर 5 तक 5। उसी तरह मैं अगर बोलूं एन ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी का जो सेट आएगा उसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है। ए यूनियन बी का सेट आएगा उसमें कितने एलिमेंट है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। समझो क्या निर्भर करता है, कितने एलिमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन बी, ए सेट ए है ए सेट बी है, इसका इंटरसेक्शन निकालो, यूनियन करो, तो आप यही करोगे कि ए में कितने एलिमेंट और बी के कितने एलिमेंट है वो ऐड कर दोगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसको क्या करोगे आप ऐड करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसको ऐड करोगे। ये कब, जब ये कंडीशन कब आएगी बच्चों, मैं आपको समझो मेरी बात। देखो जैसे ही मैं ऐसे बोलूं ए और यहां पर बी, ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। मैं बोलूं ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी करो और अब बताओ नंबर ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट बताना, ए यूनियन बी करना उसका नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। तो क्या बताओगे आप यही लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ए और बी जो डिसजॉइंट सेट है, मतलब
ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट है नहीं, फाई। क्यों फाई है? अब ये लिखो, जैसे मैं बोलूं इसमें 5, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट, इसमें बोलूं 6 और 7 एलिमेंट, तो मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन है, तो आप बोलोगे सीधे कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन है इज 5। मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2, टोटल 7 बोलो। क्यों? क्योंकि एक भी कॉमन नहीं है, तो डायग्राम भी ऐसे ही बनेगा। बहुत करोगे आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो, मैं आपको बता ये टच कर सकते हो। ओवरलैप तो नहीं करा पाओगे, सिर्फ टच करा सकते हो, ठीक है। मतलब ये लिखोगे आप ए में 1 2 3 4 5, बी में लिखोगे आप क्या 7 6 और 7, मतलब ए के एलिमेंट 5, बी के एलिमेंट 2, टोटल 7 एलिमेंट है। अगर मैं ए यूनियन बी कर रहा हूं, मतलब ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ कि बोल रहा है कि ए का सेट के ए और सेट बी के जब हम यूनियन करेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ये यन बता रहा है। तो यन बराबर ए में अगर 5 एलिमेंट है 5, बी में अगर 2 एलिमेंट है 7 एलिमेंट लिखेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों यहां की बात करें ये ऐसे होगा, लेकिन अगर उनमें कोई कॉमन टर्म है तो आप ऐसे लिखोगे। एक बात की बात मैं बोलूं, सोचो मैं बोलूं यहां पर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यहां पर 6 है 7, ठीक है। सॉरी, देखो यहां पर कितने एलिमेंट है, ए में 1 2 3 4 5, यहां पर कितने एलिमेंट है 6 और 7, 4 और 5, मतलब इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। समझो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। जैसे ही मैं इसका यूनियन करूंगा तो सेट लिखने का क्या तरीका था, मैंने आपसे फर्स्ट डे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट लेक्चर मैंने आपसे बताया था कि सेट में ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता अगर हम सेट लिखते हैं, और सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप यूनियन लिखोगे बच्चों, आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5, एक एलिमेंट, बी में भी वही हो गया तो उसको लिखना ही नहीं है 6 7 और 6। देखो मैंने ऑर्डर भी चेंज कर दिया जानबूझ के, दिखा इंटेंशनली आपको दिखाने के, 6 7 नहीं लिखा 7 6 लिखा 4 5, टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टोटल 7 एलिमेंट हो गए। तो अब अगर कॉमन टर्म है और उसमें अगर पूछे ए यूनियन बी कर रहे हो और उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो आपका क्या फार्मूला होगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन पी। ये बात याद रखना, बी, ठीक है। कैसे, क्यों याद रखना है, ये कह रहा है कि मान लो चलो इसमें कितने एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट, तो सोचो 5 एलिमेंट में तो लिख दिया, 4 एलिमेंट वाले में जो 2 एलिमेंट बने 4 और 5 कॉमन है फिर उसको लिख दिया, ये तो गलत हो गया कैलकुलेशन। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, जो टर्म कॉमन है, क्योंकि कॉमन वाला इसमें भी है कॉमन वाला इसमें भी है, सोचो समझो मेरी बात। जैसे मैं बोलूं राम और श्याम मिला के 10 kg हो रहे हैं और मैं और श्याम मिला के भी 10 kg हो रहे हैं, राम और श्याम मिला के भी 10 kg हो रहे हैं और मैं और श्याम मिला के भी 10 kg हो रहे हैं, तो आप तीनों को ऐड करोगे तो कैसे लिखोगे, तीनों को ऐड करने के लिए या तो ये होना चाहिए अलग अलग सबका वेट पता हो तो लिख सकते हो, आप अलग अलग वेट पता हो तो ही लिख पाओगे ना। इसमें यहां पर तो बातें क्लियर हो जाने की, या तो राम और श्याम का इंडिविजुअल पता कर लो, सबका अलग अलग तो लिख पाओगे, लेकिन यहां पर देखो बातें इंप्लिसिट है। क्या है, यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 आ रहा है इसमें जो 2 6 4 और 5 कॉमन वो भी इसमें एक्सक्लूड है, और जो इसमें 6 और 7 में 2 एलिमेंट है प्लस इसका जो कॉमन है ये भी इंक्लूड है, तब तक गलत हो जाए, 2 बार ऐड हो जा रहा है ना। तो 2 बार ऐड को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, एक बार
नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, 2 ही कॉमन है, -2 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, अभी भी 7 आ गया। तो ओवरऑल स्टोरी क्या रहा समझो, लिखना चाहो तो लिख लो एक बार, मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं। एन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, कब कब होगा, चलो 2 मिनट, ठीक है, कब, इफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आई। ठीक है, अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी करना है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कब, इफ एन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, इम्पटी नहीं हो तो करेंगे। ठीक है, अगर इम्पटी हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, अगर इम्पटी नहीं है तो ये रूल लगाएंगे। तो चलिए आज हम इतना करते हैं, कल इस पे रिलेटेड में क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में, आप कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी में, जब ठीक है कुछ आप 11-12 पास करके कंपटीशन दोगे तो भी ये प्रोबेबिलिटी काम आएगा। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो हर कंपटीशन में आता है, कुछ कंपटीशन छोड़ के, लेकिन हर कंपटीशन में भी आता है, वहां पर भी काम देगा आपको। आप जब लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वहां पर भी काम देगा। जब आप एफएमजी का पेपर दोगे, जो एयरफोर्स के मेडिकल कॉलेज होते हैं, ठीक है, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर भी ऐसे फॉर्म होते हैं, तो वहां पर भी काम आएगा। वहां पर जब आप नीट दे के जाओगे, फिर वहाँ एयरफोर्स के कॉलेज में आपकी काउंसलिंग होगी, तो वहाँ खुद का एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है, तो उसमें ये सब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी काम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आने के लिए वेन डायग्राम सीखना चाहिए। तो आज 2 पे बताया, कल 3 वेन डायग्राम पे मैं चीज सॉल्व कराऊंगा न्यूमेरिकल, उसका एप्लीकेशन बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे पता है आज थोड़ी बातें जो डिप्लोमेटिक बातें थी, चीजें ऊपर से भी गई होंगी कुछ बच्चों को, तो नहीं समझ, वीडियो को रिपीट कर करके देखना, इसलिए क्योंकि आज एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझना था। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल लगा, आज कॉन्सेप्ट समझना था। हो सकता है किसी को समझने में दिक्कत आई हो, तब वीडियो को देखना, आगे पीछे करके समझ में आए तो समझो, नहीं आए तो कमेंट करो, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।